गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। आज हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के पेपर सैंपल पेपर जो कि खुद हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है ताकि हम अप्रैल 2021 का पेपर अच्छे से कर सकें, उसके लिए एक गाइडलाइन भी है और उसके लिए एक मार्गदर्शन भी। तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं और वो सभी 40 के 40 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े बहुत अंतर के साथ ये सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम इन प्रश्नों और इनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री में से है, क्योंकि हमारे सामाजिक विज्ञान के अंदर 4 भाग हैं, इतिहास, भूगोल, उसके बाद है नागरिक शास्त्र और उसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो पहले इतिहास में से क्वेश्चन है, इटली के गुप्त समाज या गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी, कावूर मेचसनी या फिर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मेचसनी ने। जूसेप्पे मेचसनी ने यंग इटली की स्थापना की थी ताकि इटली का एकीकरण किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंखों पर पट्टी बंधी महिला में के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक है? और आप सब में से लगभग सभी इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी जगह पर वो महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है अक्सर अदालत में देखा है, जिसके हाथ में तराजू है, और वो न्याय का प्रतीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चैप बुक, सस्ती पुस्तकें, शब्दकोश या वार्षिक कैलेंडर? तो इसका सही आंसर है चैप बुक्स, जो कि लगभग 1 रुपये की उस समय 1 पैसे की होती थी। इन्हें 1 पैसा बुक्स भी कहा जाता था, लेकिन इनका सही नाम जो था वो चैप बुक्स था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का सही आंसर जो है वो है महात्मा गांधी जी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कागज की खोज डैश में हुई? कागज की खोज सबसे पहले जो है वो चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि राजनीति विज्ञान पोल साइंस में से है, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? अभी तक जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेल्जियम के अंदर 3 जातीय समूह हैं। एक तो है डच भाषी, दूसरे हैं फ्रेंच भाषी और तीसरे जो हैं वो हैं कौन से हैं? वो है जर्मन भाषी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया और ये अंतर बल्कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ क्लियर होगा। बेल्जियम में जो डच भाषी है, जो सबसे बड़ा समूह है, जो 59% है, वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। तो इसीलिए बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? उसका सही आंसर है फ्लेमिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण डैश में गृह युद्ध हुआ? इसी लेसन के अंदर से सत्ता की साझेदारी में, और इसका सही आंसर है श्रीलंका में। श्रीलंका में एक तो है सिंहली लोग और दूसरे हैं तमिल। जो सिंहली है वो बहुसंख्यक है और वे अपने सारी सत्ता के ऊपर जो है उन्होंने दबाव बनाया हुआ है, अपने लिए अधिक सुविधाएं ली हुई हैं, और तमिल जो है वो अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं। इस वजह से वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? एक बार कंफ्यूजन होती है साथ लेकर चलने वाला संघ, इसे हम थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि हमने अक्सर इसकी इंग्लिश में बात की है, कमिंग टुगेदर। हम 2 प्रकार के यहाँ पर पावर शेयरिंग या संघवाद का वर्णन करते हैं, 2 प्रकार का। एक तो है होल्डिंग टुगेदर, एक है
कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक होती हैं, लेकिन जो कमिंग टुगेदर है इसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, इनकी शक्तियां समान सी हो जाती हैं। और भारत में कुछ इसी प्रकार की स्थिति है साथ लेकर चलने वाले संघ की, जबकि अमेरिका जो है उसमें होल्डिंग टुगेदर वाला संघ है, जबकि भारत में कमिंग टुगेदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? काशीराम, शाहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले? इसका सही आंसर है काशीराम जी। इन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। प्रिय बच्चों, मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेसन्स की वीडियो के लिंक दे देंगे जहां पर हमने अनेक बहुत सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की चर्चा की है। और आप भी देखेंगे कि हमने जो अब तक वीडियोस बनाई हैं उनमें वे सभी प्रश्न हैं जो हरियाणा बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान ने डैश स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन भारत में 1992 से पहले तो 2 ही स्तर थे, लेकिन अब भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है, अर्थात केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर है लोकतंत्र। ज्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है। हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? हरियाणा का प्रांतीय दल है INLD, इंडियन नेशनल लोक दल। एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक लोकतांत्रिक सरकार जो है हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 17 है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर डैश का गठन होता है? तो इसका सही आंसर है पंचायत समिति। उसके बाद है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 22। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 7। वे सारे संसाधन, अब हम भूगोल पर पहुंच चुके हैं, अब हम भूगोल के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। और अगर इसके एक उदाहरण लिखनी हो तो आप चट्टानें लिख सकते हैं, मिट्टी लिख सकते हैं, क्योंकि वे हैं तो निर्जीव, लेकिन उनकी उत्पत्ति भी जो है वो हमारी प्रकृति से ही हुई है। उसके बाद है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 43%। इसको आपको समझने की जरूरत है। हमारे इस लेसन के अंदर 3 प्रकार की भू आकृतियों की बात की गई है। नंबर 1 पर्वतीय, नंबर 2 पठारीय, फिर है मैदानी। जो मैदानी है वो 43 है, जो पठारीय है वो 27 है, और जो पर्वतीय है वो 30 है। अब क्वेश्चन जो है उसमें क्या हो सकता है कि मैदानी की जगह अब पठारी आ सकता है, मैदानी की जगह पर वहां पर्वतीय आ सकता है। तो इन सभी की वीडियोस जो हमने बनाई हुई हैं वो आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाली हैं, उन्हें मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही आंसर है काली मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण? प्यारे बच्चों, जब हम इस लेसन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारण अलग अलग हो सकते हैं, और उसमें बताया भी गया है कि किस राज्य में किस कारण से भूमि निम्नीकरण है। तो वहीं पर हमने ये भी चर्चा की थी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई की वजह से क्या है कि भूमि में लवण अर्थात नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जो उसके निम्नीकरण का एक बड़ा कारण बनती है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज, तिल। तो इसका सही आंसर है दालें। मटर और दालें जो है फलीदार फसलों में आते हैं। 2010 से लेकर 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो रबड़ के मामले में हम आमतौर पर जो है चौथे नंबर पर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? और इसका सही आंसर है बेंगलोर या बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अंतस्थलीय नदी पत्तन है? यहाँ पर ना अंतस्थलीय सोचने के पढ़ने के बाद हमारे मन में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है अंतस्थलीय, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे अंतस्थलीय हो तभी आपने देख लेना रिवराइन, और रिवराइन पोर्ट एक ही है और वो है कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता। 29, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरियों को घटाता है? और इसका सही आंसर है पाइपलाइन, जिसे बनाने में एक बार खर्चा भले आ जाए लेकिन उसके बाद इसकी जो सुविधाएं हैं वो इसकी कीमत को खत्म कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया? इसका आंसर है हाँ, सबसे पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904 में ही लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका सही आंसर है सीमेंट। सीमेंट में ही चूना पत्थर का प्रयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, तूतीकोरिन पत्तन निम्नलिखित में से कहां पर है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पत्तन है? तो इसका आंसर है सही हाँ, क्योंकि चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, समुद्री पत्तन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में से है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है व्यापारी, शाहूकार, संबंधी अथवा मित्र या फिर सहकारी समितियां। तो प्यारे बच्चों, व्यापारी, शाहूकार और संबंधी मित्र ये अनौपचारिक में है, लेकिन सहकारी समितियां, बैंक और बीमा कंपनियां जो है वो औपचारिक स्रोतों में आते हैं। तो इसीलिए इसका सही जो आंसर है वो है सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद है भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है? अगर हम बात करें नोट की कि नोट कौन जारी करता है तो वो है आरबीआई, परंतु सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वो है वित्त मंत्रालय के पास। प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र बताएं। प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट भी है, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। जी मीन्स ग्रोस, डी मीन्स डोमेस्टिक, पी मीन्स प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन जो है वो तैयार करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ साथ जो आपको प्रश्न के उत्तर लगे कि हो सकते थे, जो आपको पहले से आते थे, वो लिख डालिए। I hope you must have enjoyed the test. Keep learning, keep practicing. Thank you so much and have a nice day.